रोटेशनल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड के लिए एक परफेक्ट मटेरियल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एंगुलर एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट, टॉर्क का कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा और साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ एंगुलर एक्सीलरेशन और उसके साथ टॉर्क का जो रिलेशन है ये रिलेशन टेस्ट करेगा। ये टॉर्क का जो फंडामेंटल आइडिया है आपके कॉन्सेप्ट में वो टेस्ट करेगा, ये फ्रिक्शन को टेस्ट कर रहा है और टॉर्क पता करने के लिए यहाँ पर हमें कैलकुलस को, इंटीग्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करना होगा। एक्सट्रीम लेवल 11th-12th लेवल पे हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स के स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए, नॉट इन द व्यू ऑफ या कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ हमें इंटीग्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन यूज़ होगा। खैर, सवाल पे आते हैं। सवाल है इरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स किताब से, उसके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 249। सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल सिनेरियो है, बिल्कुल आम सिनेरियो है। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हमें सोचना पड़ता है, काफ़ी हमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर कहा गया है कि एक इस तरह का डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, यानी कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, इसका जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल R है, इसे घुमाया गया, स्पिन किया गया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन किया गया, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंड देन केयरफुली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सरफेस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर इसे प्लेस किया गया, मतलब इस तरह से प्लेस किया गया कि एक साथ पूरा का पूरा जो सेक्शन है, पूरा का पूरा पार्ट एक साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़े, ताकि वॉबलिंग ना हो। हम जो फिजिक्स के नियम है वो इस पे सही सही लगा पाए। कहा गया कितनी देर में ये डिस्क रुक जाएगी, इस डिस्क को रुकने में कितना समय लगेगा। अब डिस्क रुकेगा क्यों, पहला सवाल तो आपके मन में ये आना चाहिए, क्यों रुकेगा? तो इसका जवाब है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण वो रुकेगा, क्योंकि डिस्क अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा हो तो फिर फ्रिक्शन जो है उसके जो रिलेटिव मोशन होगा उस मोशन को वो अपोज करेगा, और उसी फ्रिक्शन तो फोर्स है और उसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में टॉर्क्स क्रिएट होंगे। उसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है, तब जाके कितनी देर में ये रुकेगी ये हम पता कर सकते हैं। पूछा गया फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू के। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द सरफेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह पे यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ेगा। पहले ही कहा गया यूनिफॉर्म डिस्क है, ये कहने की कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ओके। सो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि कितनी देर में ये रुकेगी, वो समय। इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और रुक जाने से फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ज़ीरो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन। तो यहाँ से हम इमीडिएटली क्या पता कर सकते हैं? हमें पता है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसके साथ एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, रोटेशनल एक्सीलरेशन, उसका एक रिलेशन होगा, जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो चेंज इन वेलोसिटी कितने समय में हो रहा है, दैट इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन। उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन बिल्कुल उसी का काउंटर पार्ट है, डिवाइडेड बाय टाइम, इतनी देर में इस एंगुलर वेलोसिटी से इस एंगुलर वेलोसिटी में पहुंच जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। सो ये जो डिफरेंस है एंगुलर वेलोसिटीज़ का, कितने समय में हो रहा है? टी समय में हो रहा है। हम मान रहे टी समय में ये रुकेगा, सो दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस एंगुलर एक्सीलरेशन को एक दूसरे तरीके से पता किया जा सकता है। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू मास, उसी तरह से यहाँ पर उसी का अगर काउंटर पार्ट देखते हैं, लीनियर मोशन में हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। उसी को हम यहाँ पर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए फोर्स के जगह पे टॉर्क,
फोर्स का काउंटर पार्ट। लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का वही रोल होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाय लीनियर मोशन में मास का जो रोल होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसी तरह का रोल होता है। सो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ मास या फिर कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ से आप देखें, आपको क्या पता करना है, आपको ये टी पता करना है। वेल, ये तो गिवन है, ये तो ज़ीरो है, और यहाँ पर टॉर्क हमें पता करना होगा। टॉर्क हम पता कर सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो है वो गिवन है, हम पता कर सकते हैं। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्क के लिए, एक डिस्क के लिए हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के लिए हाफ इंटू इसका मास इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस कैपिटल आर कहा गया है और इसका जो मास है ये हम मान रहे हैं फिलहाल, इसका मास जो है स्मॉल लेटर m इसका मास है। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम आसानी से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर चूंकि कहा गया है कि ये डिस्क जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मास, तो ना हम यहाँ पर, बिकॉज ये पतला सा डिस्क है, तो मास का जो डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी की जगह सरफेस डेंसिटी मान लेते हैं मास का, यानी कि यूनिट सरफेस एरिया के लिए कितना मास होगा। इसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसीलिए हम वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इसका सरफेस मास डेंसिटी, दिस इज सरफेस मास डेंसिटी, तो मैं ये कहूँगा कि सरफेस मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेर्ड। तो ये इसका सरफेस मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी नहीं है जिसे हम नॉर्मली डेंसिटी कह देते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये सरफेस मास डेंसिटी है बिकॉज इसका थिकनेस बहुत छोटा है। आप अगर इसके वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी कि नॉर्मली जिसे डेंसिटी कहते हैं उसे कंसिडर करेंगे, फिर इसका थिकनेस को भी कंसिडर करके चलना होगा, बार बार कैलकुलेशन करना होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे चल के हम जो सेगमेंट कंसिडर करेंगे उसके सरफेस एरिया से उस सेगमेंट का हम मास पता कर सकते हैं। ओके, सो अब अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं हमें चाहिए होगा टाइम, ये t, सो दैट t इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा इंटू आई डिवाइडेड बाय द टॉर्क। यानी कि अब हमारा जो काम है वो ये कि टॉर्क पता करना है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, अब हमें टॉर्क पता करना है। ठीक है, एक और बात हमने यहाँ पर देखा, कंसिडर किया कि दिस सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी। ओके, सिग्मा के साथ इसका सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को कैलकुलेशन के लिए, इस टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ब्लू कलर का वो डिस्क जो कि पिछले स्लाइड में सफ़ेद रंग का था, समझने के लिए क्लियरली दिखे इसीलिए इसे ब्लू कलर का किया गया। एंड हियर इज़ द सेंटर ऑफ दैट डिस्क और इसका रेडियस कहा गया है कि r है। ठीक, यहाँ मैंने एक रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लिया है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, कुछ कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस की ज़रूरत होगी तो उसके लिए एक सिंपल सा रेफरेंस लाइन, इसका कुछ और ख़ास रोल है नहीं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जितने भी सेगमेंट्स होंगे, फिलहाल तो ये जो बैंड है, इस बैंड को आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। यहाँ पर जहाँ भी आप कोई एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ मैं एक सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो है इस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट कर रहा था, इनिशियली ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी था। यहाँ पर मैं अगर एक सेगमेंट कंसीडर करता हूँ तो इस सेगमेंट का एक मास होगा, वो मास ज़मीन, उस मास के कारण जो वेट बनेगा वो ज़मीन को प्रेस करेगा, ज़मीन इस पे नॉर्मल रिएक्शन देगा और इसके मोशन के कारण उसी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होके फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा। तो ये बॉडी आप देखें, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इस पार्ट का, इस सेगमेंट का इस डायरेक्शन में है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट करेगा।
और आप देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट इतना दूर है, लेट अस से ये पार्ट जो है r डिस्टेंस दूर है, लेट अस से r डिस्टेंस दूर है। यानी कि इस फोर्स की कैलकुलेशन करने के बाद ये फोर्स मल्टीप्लाइड विद दिस डिस्टेंस, बिकॉज ये गोल गोल घूम रहा है, ये पूरा डिस्क चूंकि गोल घूम रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है या वेलोसिटी का डायरेक्शन और सेंटर से इस सेगमेंट को मिलाने से ये 90 डिग्री का बनेगा, हेंस ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। तो टॉर्क का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, दिस फोर्स मल्टीप्लाइड विद दिस डिस्टेंस। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस से, दिस इज द एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस सेंटर से ही पार होगा, नेचुरल एक्सिस है ये। तो ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें टॉर्क मिलता है। तो इसके केस में हमें इतना टॉर्क मिला। अभी अगर मैं बॉडी को थोड़ा दूर कंसीडर करता हूँ, लेट अस से उतना ही बड़ा बॉडी या उतना ही सरफेस एरिया वाला बॉडी, लेकिन यहाँ पर फोर्स का कुछ कैलकुलेशन होगा और उसके बाद आप देखें ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब अलग अलग सेगमेंट्स के लिए ये डिस्टेंस चूंकि अलग अलग है तो टॉर्क भी अलग अलग होगा। तो बड़े सिंपली हम टॉर्क का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यानी टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम वो वैसा एक रीजन कंसीडर करेंगे जहाँ पर हर एक सेगमेंट, जो भी हम छोटा सा सेगमेंट इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट कंसीडर करेंगे, वो सारे सेगमेंट जो एक्सिस है एक्सिस से बराबर दूरी में रहे, ताकि टॉर्क के कैलकुलेशन में वो डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिंग, पतला सा रिंग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ये वो रिंग है। हम क्या करेंगे, इस रिंग में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए टॉर्क को पता कर लेंगे। और आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ इस सेगमेंट के लिए टॉर्क जितना होगा ठीक उतना ही विड्थ का एक और सेगमेंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो आप पाएंगे टॉर्क बराबर होगा। चलिए इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे बराबर क्यों होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इस पूरे रिंग के लिए जब हम रिंग के लिए जो मास है उसका जो वेट है उसके कारण जो फोर्स बन रहा है उसके कारण जो टॉर्क बन रहा है सिर्फ इतने से रिंग वाले सेगमेंट के लिए, तो उसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर आगे ऐसे ही बहुत सारे रिंग, एक के बाद दूसरा, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, छठा रिंग, इस तरह से अलग अलग रिंग, बहुत सारे रिंग मिल के ही तो ये डिस्क बना हुआ है। तो उन सब को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल टॉर्क मिल जाएगा। तो इसीलिए एक रिंग का कंसिडरेशन यहाँ पर सबसे पहले हुआ। हम मान लेते हैं कि ये जो रिंग है, दिस रिंग, ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। और इस रिंग का जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज लेट अस से डी आर, बहुत छोटा थिकनेस हमें कंसीडर करना होगा, बहुत पतला सा रिंग हमें कंसीडर करना होगा। तो ये आर डिस्टेंस दूर है और इस रिंग का थिकनेस जो है ये डी आर है, बहुत पतला सा रिंग है। ज़्यादा मोटा रिंग तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उसके इस भाग के लिए बना हुआ टॉर्क और इस भाग के लिए बना हुआ टॉर्क ये तो अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज सेंटर से डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए ये इनफाइनाइटेसिमल, जितना पतला हो सके कंसीडर किया जा सकता है, उतना पतला हमने रिंग का थिकनेस को कंसीडर किया, इसे डी आर हमने नाम दिया। डी आर इज इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। उसमें भी एक छोटा सा सेगमेंट, इतना सा एक छोटा सा सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट जो कि इस रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर एंगल जो बना रहा है दैट एंगल इज थीटा, और जिसका विड्थ है डी थीटा। ये भी थिकनेस बहुत पतला करना होगा हमें, ये चौड़ाई भी इसका बहुत कम कंसीडर करना होगा, तब जाके एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसे इनफाइनाइटेसिमल होने के लिए सो दिस एंगल इज डी थीटा। ओके, अभी हमें
ये एलिमेंट जो है इसे मैं एक बार बड़ा करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यानी ये रेडियस की तरह काम कर रहा है। दिस इज़ r, स्मॉल लेटर r, और इसका एंगल जो है ये एंगल d थीटा होगा। दैट मीन दिस थिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस थिंग इज r d थीटा। और ये जो विड्थ है इसका जो थिकनेस है, ये वाला थिकनेस, ये तो पहले ही हमने कंसीडर किया dr, दिस इज dr, यानी कि इसका जो एरिया है, ये एरिया, उसी से तो इसका मास पता करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले सरफेस मास डेंसिटी पता किया है। सरफेस मास डेंसिटी इनटू द सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू मास। तो यहाँ पर एरिया अगर देखें इसका, दैट एरिया, इसका एरिया हो जाएगा आर डी थीटा इंटू डी आर। तो आर डी आर को एक साथ रख देते हैं, आर डी आर डी थीटा। अभी अगर इसका मास देखें आप, इसका मास, लेट अस से दैट मास इज डी एम एंड दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया इंटू द डेंसिटी। एरिया इसका कितना है, एरिया इसका है इतना, और डेंसिटी ये, आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे ज़रूरत पड़े तो। सो सिग्मा इंटू आर डी आर इंटू डी थीटा, ये इसका मास है। अब इस मास के कारण सरफेस पे एक वेट ये प्रोवाइड करेगा, वेट क्रिएट करेगा। उसी वेट के कारण नॉर्मल रिएक्शन बराबर मैग्नीट्यूड का होगा, और नॉर्मल रिएक्शन के कारण फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस वेट को कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन को पता लगाते हैं। कैसे? यहाँ से इस पॉइंट से आप इस चीज़ को देखें, इस पॉइंट से आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, वही हिस्सा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बहुत पतला सा ये जो है ये डिस्क का थिकनेस है, ये डिस्क का थिकनेस है, और आपको जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, दैट हिस्सा इज आर डी थीटा। ये हिस्सा आपको दिख रहा है आर डी थीटा, ये आर डी थीटा। बस रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसका जो 3 डायमेंशनली रोटेशन हुआ इसमें कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, मुझे क्या देखना था, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो मास है, ये मास तो dm है, इसका मास इतना है जो कि इसके बराबर है। सो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो वेट है ये dm इंटू जी इसका वेट है। नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इसी के बराबर हो जाएगा। और चूंकि ये बॉडी फ़िलहाल अगर इसके मोशन को आप देखें, यहाँ से देख रहे हैं रोटेशन ऐसा हो रहा है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें दिखेगा बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। दैट मीन फ्रिक्शनल फोर्स ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डी लगा देना चाहिए मुझे क्योंकि वो मैग्नीट्यूड उसका बहुत छोटा होगा। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इसका आर यानी कि इसका वेट, हाँ मैं एक बार आपको बता दूं कि आर और यहाँ पर वेट इसका बराबर क्यों होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में इस डिस्क का कोई मोशन नहीं है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्क का कोई मोशन नहीं है, इस एक्सिस के अलॉन्ग डिस्क का मोशन नहीं है, तो इस बॉडी का मोशन नहीं है, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना होगा। कोई एक्सीलरेशन नहीं है इधर, ये सिर्फ ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस रेफरेंस पॉइंट से ये ऐसे घूम रहा है। मैं सेंटर से देख रहा हूँ इसे। सो अब आप देखिए इसके कैलकुलेशन में हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। के इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस के, और नॉर्मल रिएक्शन डी एम इंटू जी के बराबर होगा। सो जी इंटू डी एम। अभी इसके कैलकुलेशन में आप ये पाएंगे, इस चीज़ को जब आप देखें तो दिस डी एम इज इक्वल टू दैट, तो इसी को हम कह सकते हैं, इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम कह सकते हैं दैट इज के सिग्मा जी आर डी आर डी थीटा। जी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, और डी एम के जगह रो आर डी आर डी थीटा, डी एम के जगह रो आर डी थीटा।
तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस थिंग इज फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ इतने से एक एलिमेंट्री सेगमेंट के लिए। और अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इधर। तो जब इस फ्रिक्शनल फोर्स से मैं इसके कारण बना हुआ टॉर्क पता करूंगा तो मैं कहूंगा दिस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स का, दैट शुड बी आर, यही आर। तो टॉर्क के कैलकुलेशन, टॉर्क ड्यू टू दिस एलिमेंट, टॉर्क ड्यू टू दिस एलिमेंट, इसके साथ इसके लिए इस फोर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर को, इसके डिस्टेंस को। दैट मीन ये बन जाएगा के सिग्मा जी आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। इंटरेस्टिंगली हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से चले तो वो टॉर्क जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन का टेंडेंसी रखता है, उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। रोटेशनल मोशन में साधारणतः बेहतर होता है ये कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर किया जाए। तो इस टॉर्क को अगर देखा जाए जो कि जिसके लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स, इसमें क्या टेंडेंसी है, इसमें टेंडेंसी है बॉडी को इधर रोटेट करवाने का, या फिर अगर रोटेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर उसे रिड्यूस करने का टेंडेंसी होगा। दोनों ही नज़रिए से देखें तो फिर ये जो है ये नेगेटिव टॉर्क होगा। सो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। अब आप देखें हमें क्या करना होगा, ये तो छोटा सा एलिमेंट के लिए बना हुआ टॉर्क है, उसके वेट के कारण बना हुआ टॉर्क है। अभी अगर आपको इस पूरे रिंग के कारण जो टॉर्क बनेगा उसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स को आपको कंसीडर करना होगा। जैसे कि एक एलिमेंट यहाँ पर ये है, वैसे ही आपको ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके आपको ये पूरा का पूरा रिंग बनता हुआ दिखेगा। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स। इंटरेस्टिंगली अगर आप सारे एलिमेंट्स के कारण, किसी भी एलिमेंट के कारण बना हुआ फोर्स एंड देन टॉर्क को कंसीडर करें, तो आप ये पाएंगे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली लगेगा इस रिंग पे, टेंजेंशियली यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर इधर घूम रहा है, इधर जा रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्सेस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल। अब आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए दिस फोर्स, अगर इसका डायमेंशन, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर इसका डायमेंशन सेम हुआ, यानी कि ये जो थिकनेस है मैं अगर बराबर कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं ये पाऊँगा कि इसका जो एरिया होगा इसका भी वही एरिया होगा, इसका भी सबका उतना ही एरिया होगा। हेंस जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है ये बराबर होगा, क्योंकि सबके लिए मास बराबर होगा, हमने बराबर डायमेंशन का एलिमेंट कंसीडर किया है। हेंस जो फ्रिक्शनल फोर्स है सब में बराबर होगा। एंड इंटरेस्टिंगली सब के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का, दैट इज द सेम विच इज स्मॉल लेटर आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स जो कि टॉर्क बना रहा है, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब के लिए बराबर होगा। यानी कि सारे एलिमेंट्स बराबर मैग्नीट्यूड के टॉर्क क्रिएट कर रहा है, और सारे टॉर्क एक ही डायरेक्शन में होगा, सारे टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये टॉर्क भी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, इसका भी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, इसका भी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, इसका भी और इसका भी, सबका क्लॉकवाइज इफेक्ट है। यानी कि इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। सिंपली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपल, कोई झंझट नहीं रहेगा। सो टॉर्क ड्यू टू रिंग
इस रिंग के कारण जो टॉर्क होगा उसके लिए इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो नेगेटिव साइन बाहर रख लेते हैं, के सिग्मा जी आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी कि सारे एलिमेंट्स जो है ऐसे 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 जितने एलिमेंट्स मिल के ये रिंग बनेगा, सारे एलिमेंट्स को हम जोड़ रहे हैं, उसके इफेक्ट को जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट आप कंसीडर करें सब के लिए आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, सेम होगा। कांस्टेंट मतलब सेम होगा सारे एलिमेंट्स के लिए, ये सब के लिए आर का वैल्यू सेम है, डी आर का वैल्यू सेम है। चेंज क्या कर रहा है, चेंज थीटा कर रहा है। अगर आप एलिमेंट को यहाँ कंसीडर करेंगे तो फॉर दैट थीटा विल बी इक्वल टू 0। ये बनेगा थीटा, ये बनेगा थीटा, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 0। ये जो एंगुलर पोजीशन है इसका रेफरेंस लाइन से 0 एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल और बढ़ा, यहाँ पर एंगल और बढ़ा। ऐसे हम सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करते करते आगे बढ़ रहे हैं, 270 डिग्री पहुँच गए। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर हमें अंतिम एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर, यानी 360 डिग्री हमें घूमना होगा, तब जाके सारे एलिमेंट्स का कंसिडरेशन होगा। यानी पहला जो एलिमेंट होगा हमें 0 डिग्री फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 में मिलेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 में मिलेगा। और अंतिम एलिमेंट हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई में। तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ट्वाइस ऑफ पाई, यानी कि 360 डिग्रीज। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, आप देखें थीटा पे इंडिपेंडेंट है के तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। ये जो है ये डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी दैट इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास कहा गया, यूनिफॉर्म डिस्क कहा गया था, सो ये कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी नहीं करेगा अलग अलग जगह पे। आर जो है हर एक एलिमेंट के लिए, इस रिंग के लिए चाहे एलिमेंट कहीं पर भी हो, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, उसका पोजीशन पे इंडिपेंडेंट होगा। चाहे कहीं पर भी आप, इस रिंग का रेडियस खुद ही आर है, स्मॉल लेटर आर, तो इसमें कहीं पर भी आप एलिमेंट को कंसीडर कर ले, वो उसके लिए आर वैल्यू, दिस आर वैल्यू विल बी द सेम, नॉट चेंजिंग। Hence dr is not changing। dr क्या है, थिकनेस है, dr is thickness of this ring, जो कि पूरे रिंग में बराबर है हर जगह पे। सो ये सारी चीज़ें जो है थीटा पे इंडिपेंडेंट है, यानी उन सब को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले जाता हूँ, इंटीग्रल के बाहर। ये dr और d थीटा 0 to 2 पाई। अब जब इसे हम परफॉर्म करेंगे, डी थीटा को इंटीग्रेट करने से हमें थीटा मिलता है। सो डी थीटा को इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो हमें थीटा मिलता है, और इसका लिमिट 0 to 2 पाई है, यानी कि इसका लिमिट 0 to 2 पाई है। सो अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई। तो ट्वाइस ऑफ पाई, तो वही ट्वाइस ऑफ पाई इसका वैल्यू होगा, उसे यहाँ पर डाल देते हैं। ये बन गया 2 पाई के, ऑफ कोर्स नेगेटिव, 2 पाई के सिग्मा जी आर स्क्वायर डी आर। तो ये बन गया टॉर्क ड्यू टू दिस रिंग, सिर्फ इस रिंग के लिए। अब अगर आप देखें इस पूरे डिस्क के लिए टॉर्क कितना होगा, तो आपको ये देखना होगा ऐसे ही छोटे पहले बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बहुत बहुत सारे रिंग्स मिल के ये डिस्क बना हुआ है। तो फिर नेट टॉर्क, यानी कि टॉर्क ड्यू टू नेट टॉर्क, यानी टॉर्क ड्यू टू दिस डिस्क, दैट इज इक्वल टू, इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा, नेगेटिव 2 पाई के सिग्मा जी आर स्क्वायर डी आर। अब हमें लिमिट देखना है, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे छोटे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे जितने भी रिंग्स मिलके ये डिस्क बना हुआ है, सारे रिंग्स के इफेक्ट को हम जोड़ रहे हैं। तो पहला रिंग आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, पहला रिंग हमें यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, उसके लिए आर वैल्यू 0,
जैसे कि यहाँ इसके लिए आर वैल्यू कितना होगा, सेंटर से उसका डिस्टेंस। तो पहला जो हमें रिंग मिलेगा, पहला रिंग बिल्कुल सेंटर सटा हुआ रहेगा, दैट मीन उसके लिए आर वैल्यू इज इक्वल टू 0। और अंतिम रिंग हमें यहाँ पर पेरीफेरी में मिलेगा। पेरीफेरी में देखें तो आर वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर। अब ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर क्वांटिटीज़ है, ये सारे क्वांटिटीज़ आर पे इंडिपेंडेंट है, अलग अलग आर वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होगा, के भी चेंज नहीं होगा, ये सिग्मा भी चेंज नहीं होगा, जी भी चेंज नहीं होगा, 2 पाई तो है ही न्यूमेरिक कांस्टेंट। सो नेगेटिव 2 पाई के सिग्मा जी और आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम आर टू कैपिटल आर। अब आर स्क्वायर डी आर जब इसे हम परफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और 0 टू आर अगर इसका लिमिट होगा तो यहाँ पर लिमिट 0 टू आर, तो इसका मतलब पहले ये अपर लिमिट आर के जगह पे, दैट मीन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 आर के जगह पे, यानी 0 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 विच इज 0, सो दैट विल बी आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो इसे जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो मिलेगा। अब उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू नेगेटिव 2 पाई, सो मैं 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, ये वाला 3 यहाँ पर ले आता हूँ, और फिर पाई के सिग्मा जी आर क्यूब। तो ये हमें मिल गया नेट टॉर्क। दिस इज फाइनली ये पूरा डिस्क इतना टॉर्क बना रहा है। और हमें पता दूसरा कुछ करना था, हमें पता करना था टाइम, जिसके लिए टॉर्क का जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट करेंगे। ओके, और सिग्मा की जगह m डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस डिस्क, मास ऑफ दिस डिस्क डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड हम पुट कर सकते हैं। फिर आगे कुछ कैंसलेशन होगा, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव 2/3 पाई के m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड, यहाँ फिर जी आर क्यूब, जी आर क्यूब। सो यहाँ कुछ कैंसलेशन होगा, पाई और पाई आर स्क्वायर 2r को कैंसिल कर देगा, और अंततः हमारे पास बचा हुआ रहेगा नेगेटिव 2/3 के एम जी आर, के एम जी कैपिटल आर, आई एम सॉरी, के एम जी आर 2/3, ठीक है। तो ये जो है ये बन गया नेट टॉर्क। हमने सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने कर दिया सिग्मा को सब्स्टिट्यूट, और इस चीज़ को मैं ले जाता हूँ पहले पेज में। ओके, सो दिस इज़ द टॉर्क, दिस इज़ द टॉर्क जो हमने कैलकुलेट किया, दिस वन। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं दैट टाइम इज़ इक्वल टू नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव रहेगा, टाउ के जगह पे ये नेगेटिव साइन रहेगा, तो वहाँ हटा देते हैं नेगेटिव को। सो ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू हाफ एम आर स्क्वायर्ड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू 2/3, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो ही गया, के एम जी आर, कुछ कैंसलेशन होंगे यहाँ पर, जैसे कि ये m और m कैंसिल होगा, r एक r को कैंसिल कर देगा, और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 2 × 2 4 होगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, हैंस दैट विल बी इक्वल टू 3 ऊपर ओमेगा r डिवाइडेड बाय 4kg, 4kg। एक बार टेस्ट कर लूँ, ओमेगा 3 ओमेगा r
22.4 kg. So this is the final आंसर. सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा.